नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस किए हैं जो भी मेरे द्वारा गेस किए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का, उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कौन कौन सा गेस किया गया क्वेश्चन है वो है, और आपको 99% ये चांस है कि ये सब क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टकरेगा यानी आएगा। ठीक है। अब बात किया जाए तो ये साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसका ये 9वां वीडियो है। इसके पहले आपको ऑलरेडी इस चैनल पे 8 वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट से जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे साइंस क्रैश कोर्स का स्पेशल प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। बात किया जाए इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आपका पाई क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रतिदिन फ्री पीडीएफ। ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्ट पाई क्लासेस सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। बात किया जाए इसका ऐप के बारे में, तो ऐप में आपको प्रतिदिन टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट यहाँ पे भी लिया जाता है, इसलिए ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और वेबसाइट पे भी आपको टेस्ट चलता है क्लास 10 का, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा www.5starstudy.com। ठीक है। यहाँ पे भी आपको प्रतिदिन टेस्ट लिया जाता है क्लास 10 के लिए। अगर आप मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो एक बार टेस्ट में ज़रूर भाग लें, ताकि आपको पता चले कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल तक है। ठीक है। एक बार टेस्ट में ज़रूर हिस्सा लें। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा अपना नंबर है, ये सोनू सर का नंबर है। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या, लैंग्वेज थोड़ा सा पकड़िएगा, कंफ्यूज कहाँ होता है बच्चा देखिएगा। करा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आपसे कह दिया, तो व्यावसायिक मात्रक जो होता है, ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी में वाट, ऑप्शन सी में है किलोवाट, ऑप्शन डी में है एम्पियर। समझिएगा यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो किलोवाट होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा तो किलोवाट घंटा भी मिलेगा। ठीक है। किलोवाट घंटा भी मिलेगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ये भी याद रखिएगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किलोवाट। दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का हुआ है, तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि तांबा का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, ऑप्शन बी में है बॉन आर्केन विधि द्वारा, जो कि आपको सभी बताए हैं, जॉन रिफायरिंग क्षेत्र प्रतिरोधक विधि द्वारा, यानी जॉन रिफायरिंग को हम लोग क्षेत्र प्रतिरोधक भी कहते हैं, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आप लोग को याद है या नहीं, हम बताए थे कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। आप लोग को एक बार देखते हैं कि याद कितने का याद है। इसका आंसर सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे किनको किनको याद है, देखते हैं, और नहीं याद है तो आप बोल दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, समान सूत्र CnH2n क्या कहे जाते हैं। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। कितने, तो 3 MCQ यहाँ से बनेंगे, तीनों हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जो आज प्रश्न आया है वह है, समान सूत्र CnH2n को क्या हम लोग कहते हैं। ये प्रश्न, ये तीनों जो आज बताएंगे, इसमें से आप ये गो कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कौन आ जाएगा ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन 3 गो में से एक गो आएगा कन्फर्म, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं तो CnH2n को हम लोग क्या कहते हैं। तो CnH2n को हम लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एल्कीन कहते हैं। CnH2n को हम लोग एल्कीन कहते हैं। यहाँ से 2 और पूछे जाते हैं, वो होते हैं एल्केन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। एल्केन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो एल्केन को हम लोग, जो रासायनिक सूत्र होता है यानी समान सूत्र जो होता है वो है CnH2n
+2 होता है। अगर आपको एल्केन का समान सूत्र पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा CnH2n+2 होता है। एक और होता है जो कि एल्काइन होता है, वो ऑप्शन सी में देख रहे हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है एल्काइन। एल्काइन का भी सूत्र आप याद रखिएगा CnH2n-2 होता है। यहाँ पे +2 होता है किस में, तो एल्केन में। माइनस किस में होता है, तो एल्काइन में। अगर एल्काइन आपसे पूछ दिया जाए तो -2 होगा, एल्केन अगर पूछ दिया जाए तो +2 होता है। लेकिन ज़्यादातर यही दोनों पूछे जाते हैं। आप तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई ना कोई एगो पक्का आएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, तीनों में से तीनों आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़े 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान। देखिए आपको न्यूमेरिकल ही है, शॉर्ट न्यूमेरिकल है, आपको MCQ में आएगा या फिर 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है ऑलरेडी, क्योंकि बिहार बोर्ड है, कह नहीं सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी। आप लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं या नहीं? न्यूमेरिकल आप लोग बनाते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत होता है न्यूमेरिकल में, खास करके साइंस का, तो आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे भेजिए, उसको स्क्रीनशॉट मार के आपको ज़रूर तुरंत बना के सोल्व करके बताया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल खास करके अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे श्रेणी क्रम में 2 ओम का एक प्रतिरोध और दूसरा 4 ओम का प्रतिरोध, यानी कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है। तो हम श्रेणी क्रम में सब्जेक्टिव का जो क्लास लिए थे उसमें बताए थे कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालता है। तो यानी श्रेणी क्रम में है बाबू, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लोग जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। होएगा कि नहीं? बिल्कुल होएगा। R इक्विवेलेंट जब आप निकालिएगा तो R1 + R2 हम लोग फार्मूला बताए थे। आप नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है, लेकिन इसका जो निकालिएगा R इक्विवेलेंट 6 ओम आएगा। अब यहाँ पे V का मान कितना दिया है, वोल्ट में दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी, यानी कहने का मतलब है कि V का मान हम लोग को 6 दिया है। अब आप लोग जानते होंगे, फार्मूला पढ़े होंगे, ओम्स लॉ V = IR का। यहाँ से हम लोग I का मान नहीं निकाल लेंगे? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में निकाल के बताइएगा तो इसका आंसर कितना आएगा। इतना तो आप निकाल सकते हैं ना, ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। आपको जो मेन पॉइंट था हम बता दिए। इसमें 6 वोल्ट की बैटरी दिया है, यानी V का मान दिया है, और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में बाबू हम सब्जेक्टिव में क्लास लिए थे तो उसमें बताए थे कि R इक्विवेलेंट जो निकालते हैं वो 2 ओम और 4 ओम को, यानी R1 + R2 इसका फार्मूला होता है। यानी ऐसे निकालिएगा, जहाँ तक रहेगा उतना प्रतिरोध हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐड किए हैं, 2 को ऐड किए तो 6 आया। अब यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं ओम्स लॉ से कि V = IR। क्या? तो V = IR। V का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, क्या I का मान नहीं निकलेगा? इतना तो आप कर सकते हैं। एक बार सभी लोग का आंसर आना चाहिए इसका, और सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी सभी गेस किए गए बाबू, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज खाते रहते हैं सभी लोग कि परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है या धनावेशित होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन उपस्थित होता है या निरसता है वो कैसा होता है, तो उदासीन होता है। कैसा होता है, तो उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से एक दो MCQ आपके पूछे जाएंगे, पूछ देंगे कि रदरफोर्ड का यहाँ से पूछेंगे कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, परमाणु के नाभिक का खोज कौन किए थे। तो परमाणु के नाभिक का खोज करने वाले कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए कि 1920 में परमाणु के नाभिक के बारे में बताए थे कौन, तो रदरफोर्ड बताए थे। कौन बताए थे, तो रदरफोर्ड 1920 में बताए थे। लेकिन यहाँ से 1931 में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे, यानी ये 1931 में प्रयोग करके बताए कौन, तो जेम्स चैडविक ने 1931 में इसे प्रयोग करके साबित कर दिए कि परमाणु के नाभिक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बताए थे कौन, तो रदरफोर्ड ने बताए थे। कितना में, तो 1920 में। अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि परमाणु के नाभिक का खोज कब हुआ, तो याद रखिएगा 1931 में। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोनों, लेकिन ये बताए थे, लेकिन खोज इसका मैंने पूरा डिटेल कब बताए, तो जेम्स
चैडविन ने बताए जो कि 1931 में बताए थे, प्रयोग करके बताए। ठीक है, तो यहाँ से 2 MCQ आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आप कचरा से निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाला बात है यहाँ पे। आपको माइंड से देखिए, माइंड से यानी आपको चेक किया जाता है कि कितना लड़का में टैलेंट है। इससे आपको कम से कम 2 MCQ हमेशा मिलेंगे कोई भी सब्जेक्ट में। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, उसमें आपको माइंड चेकअप के लिए 2 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ये वही क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है। कह रहा है आप कचरा से निपटने की समस्या कम करने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए पढ़िए क्या कह रहा है। गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव लाकर। ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिए, कह रहा है अच्छी सफाई करना। ऑप्शन सी कह रहा है दूसरों पर निर्भर रहना। ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। देखिए तो ऑप्शन सी कह रहा है दूसरों पर निर्भर रहना। क्या हम दूसरा पर निर्भर रहेंगे बाबू तो हमारा जो कचरा से निपटाने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा? कभी ना होगा। दूसरा पर कई दिन रहेंगे जी, जब भी होगा तो अपने से होगा, अपने में कुछ सुधार लाना पड़ेगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों को अगर हम बदल देते हैं तो जो कचरा हमारे जो निपटाने की समस्या है वो सही हो जाएगा। यानी मान लिया जाए गलत, जैसे कि आप खाएं और प्लास्टिक फेंक दिए, कुरकुरे खाए और प्लास्टिक फेंक दिए जहाँ तहाँ, तो ये एक कौन सी हुआ, एक गलत मतलब आदत है। ठीक है, लेकिन अगर इसको सुधार लेते हैं, कुरकुरे खाए और एक मतलब डस्टबिन में उसको डाल दिए प्लास्टिक को, तो ये एक आपके लिए क्या होगा, तो आप जो कचरा निपटाने की जो समस्या है यानी उसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक तरह से जहाँ पे खाए अगर खाए और तुरंत उसे बेच दिए, यानी आप वहीं पे उसका काम जो है क्लियर कर दिए। ठीक है, यानी अपना आदत जो है सुधारने पड़ेगा, इस्तेमाल के तरीक़ों को आपको बदलना पड़ेगा। अच्छी सफाई करना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न आपको आते रहता है, हमेशा देखिएगा कोई भी सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है करा है बायो का क्वेश्चन है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। ऑप्शन ए में है भ्रूण, ऑप्शन बी में है बीजाणु, ऑप्शन सी में है युग्मज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा ये पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युग्मज। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो युग्मज बनता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग बायो अच्छा से पढ़ते हैं, मुझे पता है बायो में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ये हमको उम्मीद है आप लोग से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो लगभग आपसे पूछ रहा कि कितना होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला बात है, देखिएगा इसका जो रियल वैल्यू होता है अपवर्तनांक जो होता है वो 1.336 कहीं कहीं आपको देगा, लेकिन 1.33 आपका रियल वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है 1.396 जो कि गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर पूछ दिया जाए तो 1.33 लेके चलना है। कहीं कहीं आपको देखिएगा 1.336 भी मिलेगा, 1.336 मिलेगा, तो ये भी आपको सही है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तब, ये नहीं कि ये भी रह जाएगा ये भी रहेगा, एक ही रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो ऑप्शन वहाँ पे सेट करेगा A+B। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ना है आप लोग को कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई भाग लेता है पदार्थ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में अभिकारक, ऑप्शन बी में उत्पाद, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों यानी ए और ये दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो रिएक्टेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, ये तो हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा एक नया पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं, यानी नए उत्पन्न पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट कौन होता है बाबू, तो देखिए Na+Cl, इसको जब रिएक्शन करवाइएगा तो NaCl बनेगा। लेकिन ये जो हुआ NaCl यह एक प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, लेकिन
यहाँ पे देखने वाला बात है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी ये जो भाग लिए कौन है, तो इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। और जो भाग लेके जो बनता है, यानी दोनों को मिलाकर अभिक्रिया करा के जो बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये सब छोटा मोटा पॉइंट है, आप याद रखने वाला बात है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है, कह रहा है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है वह एक कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप जानते होंगे, ये हम बताए भी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप VBI लगेगा। कह रहा है जब लिटमस बिलियन ने तो अम्लीय हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, हम बता रहे हैं जी। कह रहा है क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VBI लगेगा। कहेगा क्वेश्चन में कि जब लिटमस बिलियन में न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय, तब बिलियन का रंग जो होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, ऑप्शन ए में लाल है, ऑप्शन बी में हरा, ऑप्शन सी में बैंगनी, ऑप्शन डी में पीला। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि जब लिटमस बिलियन न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, तो क्या होगा, तो उदासीन नहीं, जब भी होगा तो इसका रंग होगा तो बैंगनी होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं कि कितना उदासीन भी ऑप्शन में रहता है तो वो भी मार देता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये सेंस नहीं हुआ, आपको ऑप्शन जो सेट किया गया वो रंग से पूछ रहा है। किससे, तो रंग से पूछ रहा है, तो रंग ही चूज करना है, ठीक है। रंग में ऑप्शन ए में दिया है लाल, हरा, बैंगनी, पीला, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगर अम्लीय नहीं होगा बिलियन और क्षारीय नहीं होगा तो उसका रंग जो होगा कैसा होगा, तो बैंगनी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताया हुआ, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। बताया गया प्रश्न, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। ऑप्शन ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है दीर्घ दृष्टि दोष जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है दृष्टि वैषम्य। सभी का आंसर आना चाहिए। नेत्र गोलक की त्रिज्या अगर बढ़ जाता है तो आँख में कैसा दोष उत्पन्न होता है। कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए। अगला जो प्रश्न आज का हुआ है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा अभिलक्षण जो है वो वंशागत माने समझते ही होंगे, आपके जो वंश में जो, जैसे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए, कह रहा है आँख का रंग, बी में कह रहा है चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी में कह रहा है शरीर का आकार, ऑप्शन डी में है बाल की प्रकृति। कहने का मतलब है कि वंशागत में, जैसे कि आपके मान लिया जाए पापा मम्मी, ठीक है, वो आपके आप देखते होंगे कि पापा और मम्मी मान लिया जाए आपकी एक कैटेगरी के, यानी दोनों गोरे हैं, तो बच्चा जो होते हैं वो गोरे होते हैं, ठीक है ना। कहल जाता है गांव में, देखिएगा मान लिया जाए एक पापा हो गए गोर और मम्मी हो गए काले, तो बच्चा जो हो जाएंगे मान लिया जाए काले होते हैं, तो कहता है कि एकदम मम्मी के वंशागत है, यानी मम्मी के अति पर, या फिर पापा के, ये जो वंशागत होता है ना वो मम्मी या फिर आपके जो दादा होंगे उस पर मने डिपेंड करता है, ठीक है। वंशागत उसी को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। लेकिन ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है समझिएगा, कह रहा है कौन सा अभिलक्षण जो होता है वो वंशागत में नहीं होता है, तो आँख का रंग, ऑप्शन ए में है आँख का रंग। यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा, आँख का जो रंग होता है वह वंशागत में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं होता है। ऑप्शन बी में चमड़ी का रंग मान लिया जाए पापा आपके गोर है मम्मी गोर है, तो ये बच्चा जो होगा वे गोरे होंगे, ठीक है, ये भी वंशागत के नियम है। ऑप्शन सी में है शरीर का आकार, शरीर का बिल्कुल आकार मैच करता है, आप देखिएगा बच्चा जब भी होगा तो मम्मी पापा के मैच करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी में है बाल की प्रकृति, आप देखिएगा एक कभी वंशागत में नहीं होता है, बाल आपके जैसे हो, काला है तो काले रहेगा, ठीक है, ये वंशागत में नहीं होता है, ये आपके काला है तो काला हो जाएगा, या फिर बच्चा को मान लिया जाए काला, आपके पिता के काला है तो बच्चा का आपको दूसरा कलर भी हो सकता है, माने दूसरा का हरा हो जाएगा, ठीक है, जो होता है, ठीक है। ये नहीं कि काला है तो काले रहेगा, ये आपके वंशागत अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता दिया हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता जो है +2.05 डायोप्टर है, उनके आँख में उत्पन्न दोष है। डायोप्टर देने का मतलब है कि पी हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, तो पावर दिया हुआ है, डायोप्टर से हम समझ गए। लेकिन
यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि डायोप्टर के साथ प्लस में दिया हुआ है। प्लस देने का मतलब है यहाँ पे अगर आप सोल्व करिएगा न्यूमेरिकल तब बनेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान अगर थोड़ा सा भी दे देते हैं कि हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है प्लस, तो प्लस से हम पकड़ सकते हैं कि इसका जो प्रकृति होगा, यानी मान लीजिए डॉक्टर वर्मा के चश्मे का दिया, तो डॉक्टर वर्मा नहीं, आप समझिए मान लीजिए आपके चश्मे या फिर आपके दादे के चश्मे हैं, उनका क्षमता है प्लस 0.25 डायोप्टर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा दोष होगा, तो प्लस कहने का मतलब है कि उत्तल होगा। हम बताए थे कि प्रकृति प्लस माने उत्तल होता है। उत्तल का प्रकृति कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अगर माइनस में रहता तो हम कह सकते थे कि अवतल होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो उत्तल कहने का मतलब कौन सा उसको दोष होगा, तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा, तब ना उत्तल यूज किया होगा। बताए थे कि उत्तल लेंस कब यूज किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यूज किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछिए, या फिर डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप पे भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले जो प्रश्न आज का हुआ है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं कहीं देखते होंगे। कह रहा एमीटर का प्रतिरोध होता है, पहली बार का देख रहे हैं, कह रहा है एमीटर का प्रतिरोध होता है कितना, तो ये पहली बार ही क्वेश्चन देखे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है या फिर बहुत छोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिएगा एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, यानी रेजिस्टेंस जो इसका होता है वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है। अगर आपकी बात किया जाए, यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, आदर्श रूप में एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कहीं कहीं आपको आदर्श रूप में एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, यानी रेजिस्टेंस होता है, वो शून्य होता है। कितना होता है, तो शून्य होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे कहीं कहीं, इसे भी आप याद रखिएगा। बात किया जाए आदर्श रूप में एमीटर का प्रतिरोध तो शून्य होता है, लेकिन ऐसे अगर बात किया जाए सिंपल यानी साधारण में, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसी को लेके आदर्श रूप में कह दिया है कि आदर्श रूप में इसको शून्य कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ से 2 MCQ आपको क्लियर होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप कॉपी पर लिखिएगा ज़रूर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है सर्वाधिक आघात बढ़ता धातु कौन होता है, यानी कहने का मतलब है कि सर्वाधिक आघात बढ़ता वाला धातु कौन होता है। यहाँ पे वाला लिखाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक आघात बढ़ता वाला धातु कौन होता है। ऑप्शन ए में है चांदी, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है टीन, ऑप्शन डी में है पीतल। तो आप याद रखिएगा कि सोना जो होता है वो सबसे अधिक आघात बढ़ता वाला धातु होता है। क्यों होता है, तो सोना को अगर आप आघात बढ़ता की बात किया जाए तो सोना से आप कितना बना सकते हैं तार, तो इसको आप जब खींचिएगा तो 2 किलोमीटर तक इसको आप तार बना सकते हैं इससे, ठीक है। 2 किलोमीटर तक इसका तार बनता है सोना से, तो यानी इसका आघात बढ़ता जो होता है वो सबसे अधिक होता है। किसका होता है, तो सोना का। इसका संकेत आप लोग को अब बता दे, सोना आ ही गया है तो संकेत भी कितना को याद नहीं होगा। सोना का जो संकेत होता है वो Au होता है। इसका एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो 79 होता है। कितना होता है, आपको चलते फिरते में ये सब क्वेश्चन मिलेंगे कि सोना को संकेत में क्या कहा जाता है। Ag Au आपको कंफ्यूज करने के लिए Hg भी कह देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रहेगा तब न मारिएगा। तो याद रखिएगा सोना को संकेत में Au कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है। बात किया जाए एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास भी आपको बता ही देते हैं। एटॉमिक मास जो इसका होता है सभी का बताते आए हैं। एटॉमिक मास जो इसका होता है वह 196.96 यानी 196.96 इसका होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान सोना का कितना होता है, तो 196.96। सोना को हम लोग Au से संकेत में लिखते हैं। इसको से हम लोग 2 किलोमीटर तार बनाते हैं, जिसका हम कह सकते हैं इसलिए कि इसका आघात बढ़ता जो होती है सबसे अधिक होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से हम बताए, तीनों आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यह है बायो का क्वेश्चन। आप लोग बायो तो बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। कह रहा है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे बौने लिखा है, ठीक है।
बौने पौधे को कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए में है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये नहीं कि ये मिस्टेक हो गया है, ऐसे लिखा गया है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन ही रहता है, इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी में है स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन सी में है दोनों स्मॉल टी है, ऑप्शन डी में है दोनों कैपिटल टी है। यहाँ से 2 MCQ आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी मिस्टेक ऑप्शन नहीं है। कितना तो देखेंगे, जितना कभी देखे हैं वो सीधे कहेंगे कि ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बौने पौधे को बोल दिया जाए कि कौन सा किसे दर्शाता जाता है, तो बौना कहने का मतलब छोटा बाबू, बौना कहने का मतलब छोटा, तो छोटा वाला को छोटे से न दर्शाएंगे, यानी दोनों छोटा होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी दोनों टी जो होगा स्मॉल में होगा। अगर आपसे यही पूछ देता कि सबसे लंबे पौधों को किससे दर्शाया जाता है, तो सबसे लंबा यानी कहने का मतलब बड़का, तो बड़के वाला के न लेंगे, यानी बड़का टी लेंगे। तो स्मॉल टी लेंगे किसके लिए, तो बौना पौधे के लिए, यानी छोटे पौधे के लिए। अब कैपिटल टी किसके लिए, तो बड़के पौधे के लिए। दोनों MCQ यहाँ से क्लियर होना चाहिए, दोनों आपके पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। कितना तो ये पहली बार भी देखे होंगे, बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या होता है? ऑप्शन ए में है सिनेबार, ऑप्शन बी में है जिंक ब्लेड, ऑप्शन सी में है बॉक्साइट, ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड। तो आप याद रखिएगा, जस्ता का जो अयस्क होता है वो जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है? तो जिंक ब्लेड होता है। जस्ता का गुण आप देखते होंगे कि Mg यानी मैग्नीशियम से मिलता है। आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा जस्ता के बारे में जब, तब आपको पता चलेगा कि जस्ता का जो अयस्क होता है जिंक ब्लेड होता है, लेकिन जस्ता का गुण किससे मिलता है? तो Mg से मिलता है। जस्ता, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है MCQ में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए कि जस्ता प्लस शीशा, अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, MCQ में आता है। जस्ता और शीशा को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो आप याद रखिएगा, गैलेना बनता है। क्या बनता है? तो गैलेना बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में हमेशा ये पूछा जाता है। अगर जस्ता और शीशा को मिलाएंगे तो गैलेना बनेगा, और जस्ता का जो गुण होता है वो मैग्नीशियम के जैसा, यानी मैग्नीशियम से मिलता जुलता है, ठीक है। इसका गुण और मैग्नीशियम का गुण दोनों मिलता जुलता है। इसका अयस्क की बात किया जाए तो जिंक ब्लेड होता है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए। जस्ता और शीशा को मिलने से क्या बनता है? तो गैलेना बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। और जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का वह है, Na एक इलेक्ट्रॉन खोकर एवं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक यौगिक बनाता है, जिसका सूत्र इकाई। ये तो आज ही बताएं बाबू कि Na प्लस Cl, यानी जो उत्पाद वाला क्वेश्चन था, यानी जो प्रोडक्ट वाला था, उसमें हम बताए थे Na प्लस Cl अगर करेगा तो यानी NaCl, यानी रिएक्शन जब होगा तो NaCl बनेगा। तो इसी के तो हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं ना, इसको अभिकारक बोलते हैं। तो ये तो अभी हम बताए थे। तो यहाँ पे कह दिया कि Na एक इलेक्ट्रॉन खोकर एवं क्लोरीन कह रहा है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर आयनिक यौगिक बनाता है, जिसका सूत्र। तो जिसका सूत्र क्या बन रहा है, यानी प्रोडक्ट इसका क्या बन रहा है? तो देखिए, तो NaCl बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। टाइटेनियम बाबू, टाइटेनियम के बारे में आप नाम सुने ही होंगे, कितना तो पहली बार भी सुन रहे होंगे। तो टाइटेनियम का उपयोग जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए में है शुद्ध सामग्री बनाने में, ऑप्शन बी में है खाना पकाने के बर्तन बनाने में, जहाँ पे खाना बनता है, माने जिसमें खाना बनता है उसके बर्तन बनाने में यूज किया जाता है, या फिर बंदूक बनाने में। बंदूक भी नाम आप सुनने किए होंगे, कोई नया नाम तो है नहीं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि टाइटेनियम का जो उपयोग होता है वो शुद्ध सामग्री बनाने में होता है। शुद्ध सामग्री बनाने में टाइटेनियम का यूज होता है। टाइटेनियम का नाम आप पहली बार नहीं सुनना है, इसको Ti से डिनोट, यानी इसको संकेत जो होता है Ti होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? तो 22 होता है। अगर जो 30 तक याद किए होंगे उनको याद है, जो नहीं किए होंगे उनको पहली बार लग रहा होगा। तो टाइटेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 22 होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो शुद्ध सामग्री बनाने में यूज किया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। यहाँ से ग्लूकोज और चीनी का दोनों में कंफ्यूज करेगा। दोनों आप आज आपको बता देते हैं, दोनों आप याद रखिएगा। कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, और इसी का एक उल्टा होता है ग्लूकोज। चलिए पहले चीनी की बात कर देते हैं। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6, चीनी का रासायनिक सूत्र C6H22O11 होता है। कितना होता है? C6H22O11 होता है। लेकिन यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज का, देखिए अगर आपके पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज का कितना होता है, तो ग्लूकोज का आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज का जो होता है वह C6H12O6। आपको हमेशा ये मिलेगा प्रश्न, देखिएगा कोई स्टूडेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ये दे देगा, ग्लूकोज के पूछ देगा या फिर चीनी के पूछ देगा। दोनों हमेशा थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। थोड़ा देखिए यहाँ पे चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है, लेकिन ग्लूकोज का भी जो होता है वही होता है C6 होता है। यहाँ पे देखिएगा आधा होता है। उसके बाद H जो इसका होता है वो 12 होता है और वो आपकी 6 होता है, यानी थोड़ा सा मैच करता है, थोड़ा सा लगता है देखने में कि एक भाई जैसा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों को आप याद रखिएगा। C6H12O6 ग्लूकोज का है और चीनी का C12H22O11 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बायो से क्वेश्चन है। करा पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्ती को आप देखते होंगे, जो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाते हैं यानी सूख जाती है। तो यह किस हार्मोन के कारण यानी किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, यानी ऐसा होता है। तो आप याद रखिएगा पौधों में मेन रूप से कितने हार्मोन पाए जाते हैं? तो पौधों में 5 हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? तो एक यहाँ पे देखिए नाम है साइटोकाइनिन, ये भी एक हार्मोन है, दूसरा हार्मोन, तीसरा हार्मोन ये है, और एक चौथा हार्मोन आपको हम बता देते हैं ऑक्सीन। पांचवा हार्मोन की बात किया जाए तो वह है इथाइलिन। पांचवा हार्मोन इथाइलिन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 हार्मोन है। अब 5 हार्मोन यानी कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में। तो पौधों में 5 हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन कह रहा है यहाँ पे प्रश्न बाबू कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण है? तो पत्ती जो मुरझाता है वो किसके कारण? तो ऑप्शन सी के कारण, एबिस्किस अम्ल के कारण जो होता है, पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं। लेकिन यहाँ पे पाए जाने वाला 5 है, आपको कहीं कहीं 5 में से एक ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज करेगा। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन आपको जो बता देते हैं डीपली में उतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा, उतना आप याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप कभी भी क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग आपसे कह रहा है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की। तो ध्वनि यानी सुनना बाबू, तो ऑप्शन ए में है प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी में है घ्राणग्राही, ऑप्शन सी में है श्रवणग्राही, ऑप्शन डी में है स्पर्शग्राही। यहाँ से आप ऑप्शन ही देख के लग रहा होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवणग्राही। क्योंकि ध्वनि ग्रहण, ध्वनि माने सुनने का, श्रवणग्राही, आपको ऑप्शन से ही लग रहा होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा अपना भी माइंड वहाँ पे लगाया करिए, ठीक ना। कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? ये तो सभी लोग जानते होंगे कि मटर का पौधों का यूज किए थे। किसका? तो मटर का पौधों को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। कह रहा है आपके माइंड को चेकअप करने के लिए ये सब प्रश्न दिया जाता है। कह रहा है समजात अंगों के उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। अग्रपाद कहने का मतलब उसका अगला जो पाँव है यानी उसका अगला जो पैर है उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे दांत और हाथी के दांत बराबर होगा जी, समजात अंग आएगा, कभी नहीं आएगा।
ऑप्शन सी है आलू एवं घास के ऊपर भूततारी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे ये तो होगा, ये जब होगा ही नहीं, इसमें कह रहा है उपरोक्त में से सभी, तो ये तो कभी होगा नहीं। कह रहा है हमारा हाथ आप देखिएगा और जब कुत्ते का जो अगला पैर देखिएगा वे जो दोनों समजात अंगों का उदाहरण है। किसका है? तो समजात अंगों का उदाहरण है। आपके दादा या फिर कोई बोलते होंगे कि हमनी के हाथ और कुत्ता के अगला जो पैर होता है वो बराबर होता है। कहीं कहीं आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो यहाँ पे सुन लीजिए, ये होता है। ठीक है, दोनों समजात अंग होता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो 25 क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये बताइएगा कि 25 में से आपको कितना याद था, कितना क्वेश्चन का आंसर आपको याद था। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए। और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।